हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके स्क्वायर। आज के क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने वाले हैं और इसके साथ ही इसके सभी कंसेप्ट्स को भी एक एक कर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट मीन्स दिए गए हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस को रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। और जैसे आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम इस तरह से इसके अंदर प्रोसीजर अप्लाई करें ताकि ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि इसके अंदर जो ये वेरिएबल यूज हुआ है इसको हम उसके कांस्टेंट से अलग करके एक बार उसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। तो ये लिख दिया हमने, इसको भी हमने ऐसा लिख दिया 1/y इज इक्वल टू 2 और इस तरह से यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। अब मैंने ये देखा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर x का फॉर्मेट और y का फॉर्मेट दोनों ही एक ही जैसा है। दैट मीन्स इसमें देखिए 1/x है तो इसमें भी 1/x, इसमें 1/y 1/y। तो क्या हम 1/x के जगह पर कोई ऐसा वेरिएबल प्लेस कर सकते हैं ताकि ये इसके फॉर्मेट जैसा हो जाए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो? तो यस, हमारे दिमाग में आया कि यदि मैं 1/x को लेट 1/x को हम p ले लें और 1/y को अगर q ले लें और 1/x के जगह पर हम p डालेंगे और 1/y के जगह पर q, तो इस तरह से यहां देखिए क्या आ गया, ये आ गया 1/2 इंटू p प्लस 1/3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से जो सेकेंड वाला है हमारा इसमें भी वही आ जाएगा और 1/p इंटू क्यू और इज इक्वल टू 13/6। अब यहां पर एक काम तो हमने कर दिया, क्या? वेरिएबल को हमने लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया उसको सपोज करके। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि अभी भी ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्मेट में क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्मेट में उसका कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है, तो हम इसको एलसीएम लेकर जनरलाइज फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम कैसे आएगा, 2 और 3, तो ये एलसीएम 6 हो गया और 6 होते हुए 3 चला जाएगा p के साथ और 2 q के साथ, तो ये हो गया हमारा 3p प्लस 2q और इज इक्वल टू इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 3 है और 6 आएगा, तो 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके 12 और साथ ही इसको भी मैं इसी तरह से एलसीएम लूंगा, लेकिन एलसीएम में जो 6 आएगा वो 6 नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो 2 चला जाएगा p के साथ 3q के साथ, तो ये यहां पर आ जाएगा 2p प्लस 3q और इज इक्वल टू 3। अब 13, अब देखिए यहां 13 के नीचे 6 था वो यहां से कैंसल आउट। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा जो बिल्कुल जो ये कमांड था उस कमांड को हमने यहां पर सेटिस्फाई कर दिया कि दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो ये हमने कर दिया। अब कह रहे हैं उसके बाद आपको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए दैट मीन्स आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमने x एंड y को तो हमने रिप्लेस कर रखा है p एंड q के जैसा। तो सबसे पहले x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए p एंड q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और p और q का वैल्यू निकालने के लिए अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लगाइए। बट मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि एक जरा सा किसी भी हम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक टर्म को टारगेट करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर मैं p को टारगेट करूँ तो देखिए क्या है, ये 3 है 2 है, और अगर मैं 6 बनाऊँ तो 3 2 जा 6 होता है, क्योंकि और तो कोई सबसे छोटी संख्या है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इधर। अब चाहे तो उल्टा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करिए कि जब किसी भी टर्म को आप टारगेट करते हैं तो उसके पीछे के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा आपका एक जो टारगेटेड टर्म होगा वो अब प्लस या माइनस होके कैंसल आउट हो जाएगा। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6p
प्लस 4q इज इक्वल टू 24 एंड 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39, और ये भी इक्वेशन फर्स्ट ही है और ये सेकेंड। अब इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम पहले वाले लिखेंगे इज इक्वल टू 24 और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन सेकेंड को। तो ये याद रखिएगा कि जिसमें फ्रॉम लिखा है वो पहले लिखाएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साथ साइन चेंज होता है। तो अब इसका साइन चेंज करेंगे, बट अभी नहीं, पहले लिख देते हैं इसको। 9q इज इक्वल टू 39। अब चूंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा और जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। तो यहां करा तो ये कैंसिल आउट, और जब इसको माइनस करेंगे तो -5q और इज इक्वल टू -15। अब यहां से डायरेक्ट q का वैल्यू आ गया, माइनस कट गया, 5 3 जा 15, तो q का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब देखिए q का वैल्यू अगर डायरेक्ट डालें तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं x का वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि x का वैल्यू p से रिलेटेड है। तो सबसे पहले q का वैल्यू किसी में डालूंगा और उसके बाद हम यहां से p का वैल्यू निकालूंगा। अब मेरा टारगेट ये है कि कौन सा इक्वेशन सबसे सिंप्लीफाइड है, तो इन दोनों में से मैं यूज करूंगा, क्योंकि इसमें अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है। तो यहां से करिए, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जैसे हम इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, और यहां से क्या आ जाएगा 3p इज इक्वल टू, और ये अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो यहां से आ गया p का वैल्यू 2। तो हमारा यहां से p का भी वैल्यू आ गया और ये q का भी वैल्यू आ गया। अब डायरेक्ट आ जाते हैं यहां पर। अब देखिए 1/x इज इक्वल टू p है और p अभी हमने निकाला है 2, तो जब p हट जाएगा तो यह आंसर कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2 और अपॉन 1, और क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2, ये इधर चला जाएगा इधर, तो x का वैल्यू आ गया हमारा। अब आ जाइए 1/y इज इक्वल टू q, और q का वैल्यू हमने यहां निकाल लिया है 3। अब यहां से डायरेक्ट करेंगे 1/y इज इक्वल टू, q बीच में से हट गया ये, क्योंकि मुझे y का वैल्यू निकालना है, और यहां से जब क्रॉस करेंगे y इधर 3 इधर, तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमने x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू निकाल लिया, और साथ ही दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमने रिड्यूस भी कर लिया और एक एक करके सभी मेथड्स को भी अच्छी तरह समझ लिया। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, उसके अंदर भी हम 1/√x और 1/√y को अलग अलग करेंगे और फिर उसके बदले में हम एक नया सब्स्टिट्यूशन डालेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रोसीजर फिर से वही होगा। इसमें पहले हम चेक कर लेंगे कि जो दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल क्या सेम फॉर्मेट में है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। अब हमने ये देखा कि दोनों ही इक्वेशन में ये वेरिएबल सेम पोजीशन पर है और सेम फॉर्मेट पर है। तो यदि हम 1/√x को किसी एक अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे यहाँ लिखते हैं लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। तो जैसे हम इसमें प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और यहाँ 4p माइनस 9q और इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ा। कहिएगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं है,
ये नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहां से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लागू कर सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसका साइन चेंज है पहले से ही, तो हम ट्राई करते हैं कि जिसका साइन चेंज हो अगर उसका कोफिशिएंट सेम कर दिया जाए तो फिर माइनस करने का जो ये हमारा पेचीदा वाला काम है वो नहीं रहेगा। तो ये कंफ्यूजन यहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ सीधे यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई 3, और मन करे तो यहाँ लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन को 1 से। वैसे जरूरी नहीं लिखना, बस अगर आपका मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हमने कर दिया। और कभी कभी हमने जो पीछे वाले इक्वेशन बताया था कि आप क्रॉस भी कर सकते हैं कि 3 को इधर और 9 को इधर कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि थोड़ा सा अगर आप एक लेवल आगे सोच लेते हैं तो आप इस तरह से उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करके और फिर इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हो जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6, और ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। तो ये हो गया इज इक्वल टू -1, और चूंकि फाइनली ऐड ही करा है और वैसे भी हमारा टारगेट ये था कि जिसका साइन डिफरेंट है उसी को एलिमिनेट करना है, तो ये कैंसल, ये हो गया 10p और इज इक्वल टू ये हो गया 5। तो यहाँ से p इज इक्वल टू 5/10 तो 1/2। तो p का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब p का वैल्यू हम किसी एक जनरल इक्वेशन में डालें और सिंपल इक्वेशन में, तो हम या तो फर्स्ट में डाल दें या सेकेंड में डाल दें। तो ये लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो 1 में डाला तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। तो यहां से ये कट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 3q इज इक्वल टू 2, और ये सबसे पहले इधर चला जाएगा तो ये 1, तो q इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा p का भी वैल्यू आ गया और q का भी वैल्यू आ गया। अब यही दोनों वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं तो हमारा x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ 1/√x इज इक्वल टू p, और हमारा p कितना है 1/2। तो इस बार देखिए बहुत बढ़िया बात हो गया। अगर इसको हम हटाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू 2, और √x है या उसको स्क्वायर रूट भी x बोल सकते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड या स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 1/√y इज इक्वल टू q, और ये 1/3 है। जब हम यहाँ से 1/√y इज इक्वल टू 1/3 करेंगे तो ये हो गया √y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट भी इसका देख लिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब इसके अंदर y वाले जो टर्म है वो ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है। अब इस सबसे पहले मुझे x वाले टर्म को रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हमने पीछे काम किया था वही करेंगे। 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर भी हम 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 ये लिख दिया। अब 1/x को मुझे रिड्यूस करना है, तो हमने सिंपली लेट 1/x को p मान लेना है, लिख लिया। और जैसे p माना तो हमारा नया फॉर्मेट हो गया 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ पर हो गया 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें से y का और p के थ्रू मुझे x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे बाद में सॉल्व भी करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से बढ़िया और क्या मेथड हो सकता है। और यहाँ पर पहले से हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे दोनों साइन डिफरेंट दिखा टारगेट कर लिया हमने कि मुझे इसमें से y को एलिमिनेट करना है। और जैसे y को एलिमिनेट करना है तो 4 को हमने इसमें और 3 को हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से साइन तो पहले से डिफरेंट है
तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ एडिंग ऐड करिए और मल्टीप्लाई भी साथ साथ करते जाइए। तो 4 4 जा 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 56, और जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9p माइनस 12y इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 69। अब ये तो ऑलरेडी ऐड ही है तो साइन चेंज करने की तो जरूरत है नहीं, तो यहां ये कट गया, और जब इसको ऐड करेंगे तो 25p इज इक्वल टू ये 125, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से कट जाएगा तो ये हो गया 25 5 जा 125। p का वैल्यू आते ही मुझे x का वैल्यू आ गया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, p का वैल्यू किसी एक सिंप्लीफाइड वाले इक्वेशन में यहां पर डालेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, तो ये हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहां से 3y इज इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6, और y का वैल्यू बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आ गया -2। अब केवल p का वैल्यू अगर हम यहां रखें तो यहां से x का भी वैल्यू आ जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, पहले से मुझे पता है कि यहां से हमने निकाल लिया है, अब यहां से 1/x इज इक्वल टू 5/1, और यहां से अगर करेंगे x को इधर इधर तो ये हो गया हमारा कितना, x इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से हमने देखिए बहुत ही कम मेहनत से जहां पर जिस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना था और सब्स्टिट्यूट करके मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना था, हमने उतना ही काम किया है, और उतने काम से बहुत ही सिंपल वे में, और जो हमने मेथड पहले से यूज किया था उसी मेथड को यूज करके पहले हमने p का वैल्यू निकाला, फिर हमने डायरेक्ट y का वैल्यू निकाला, फिर p का वैल्यू हमने डालकर और यहां से x का वैल्यू निकाल लिया। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये दिए गए पेयर ऑफ इक्वेशंस को भी मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर है वो कर लेते हैं 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो आप सिंपली यही लिख दें, और इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में ये वाले पार्ट सेम और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट सेम, तो अगर हम दोनों को लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें कोई अदर वेरिएबल को सपोज करके, जैसे लिखते हैं लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो ये हमने सपोज कर लिया। अब इन दोनों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p 5p प्लस, और यहाँ पर नॉर्मल हमारा q आ जाएगा इज इक्वल टू 2, और साथ में 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। हम इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी गिवन इक्वेशंस दे रखा था इसको हमने रिड्यूस कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया उसके बाद फिर आपको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए p एंड q का वैल्यू निकालना होगा, और फिर p एंड q का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके जगह पर रखकर और x एंड y का वैल्यू निकालकर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यही टारगेट है हमारा कि इसमें कौन सा मेथड लगाया जाए। तो हम एलिमिनेशन मेथड अभी तक लगाते आ रहे हैं, तो इसमें भी ऑफकोर्स हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। और आप समझ चुके होंगे कि इस बार भी मेरा टारगेट q ही है, क्योंकि q का साइन पहले से चेंजेस है, और नॉर्मली अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो q वाला टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा किसमें, वैल्यू में इक्वल और साइन अपोजिट। इस तरह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलिए यहां डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जैसे ऐड करेंगे और साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15p प्लस
3q इज इक्वल टू 6। ये तो एज इट इज रहेगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमने ऐड ही किया है और ये पहले से साइन चेंज है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से ऐड होके हो जाएगा 21p इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए p का वैल्यू आ गया 1 अपॉन, जब डिवाइड होगा तो 1/3, तो p का वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया। p का वैल्यू जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 डालिए, तो ये हो गया 5 इंटू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, और यहां से ये हमारा डिवाइड हो गया, कितना हो गया q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, और ये आ गया q इज इक्वल टू 1/3। तो p का वैल्यू 1/3, q का वैल्यू 1/3। अब ये दोनों वैल्यू को हम बारी बारी से p और q के जगह पर रखेंगे, तो यहां से x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहां से करते हैं, नाउ 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p है, और p किसके बराबर है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। अब यहां से ये बात पता चल गया कि ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारा हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा वैल्यू 4। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने x का और y का वैल्यू निकाल लिया। फिफ्थ पार्ट में है 7x माइनस 2y अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा है जिसको हम अलग अलग सेपरेट करें, तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम ये होगा कि x इंटू वाई को सबसे पहले ये डिनोमिनेटर मानते हुए होल का दोनों टर्म में अलग अलग लिख दूं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है हमारा ये 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिए, ये क्या था। अगर आप इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा, और ऊपर फिर 7x माइनस 2y। तो हमने किया कुछ भी नहीं, जो नीचे डिनोमिनेटर था वो हमने दोनों को अलग अलग बांट दिया। बांटने का मतलब ये नहीं कि x इसके साथ y इसके साथ, ये टोटल के टोटल टर्म फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगा और सेकेंड टर्म के साथ भी आएगा, और इज इक्वल टू हमने यहाँ लिख दिया 5। सिमिलरली हमने यहाँ लिखना है 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब जो सबसे पहला जो हमारा काम था कि जैसे हम पीछे कोई एक जो सेम फॉर्मेट वाला वेरिएबल था जो लीनियर फॉर्म में नहीं था उसको मुझे अलग करना था। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से x कैंसल आउट कर दूँ, यहाँ से y, यहाँ से भी x और यहाँ से y, तो एक नया इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। ये बनेगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब जैसे हमने इस पूरे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिखा, मुझे एक पैटर्न दिख गया कि फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन वाई, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे पीछे लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे, y इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। यहाँ क्या लिखेंगे 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। अब मैं आपको अब एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेट मैं लिखता हूँ ये केवल आपके कंफर्टेबिलिटी लेवल के लिए, ये बाद में आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा कि क्या आपको ये वाला स्टेप लिखना है या नहीं लिखना। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ये वाले पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखूंगा, लेट, मुझे ये बात पता चल गया ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट, अगर मैं इसको लीनियर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इस बार 1 अपॉन वाई को पी ले लीजिए क्योंकि पहला है तो हमने इसको पी ले लिया, एंड
1/x को q, आप मर्जी है, अगर 1/x को पी लेते तब भी क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर हम जैसे ये ले लिए, अब डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या होगा, यहां डायरेक्ट डालेंगे तो ये हो जाएगा 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमारा टारगेट फिर से यही है कि p एंड q का पहले वैल्यू निकालो, फिर इसके थ्रू x एंड y तक पहुंचो, और इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा था उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, साइन जिसका डिफरेंट होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमारा पहला टारगेट वही होता है। तो ये हमने टारगेट किया और देखा कि यदि 2 को इसमें और 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों ही टर्म साइन अपोजिट होते हुए उसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 7 से मल्टीप्लाई और यहां पर 2 से, और फिर क्या करेंगे, नॉर्मली एडिंग। तो यहां क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 7 से मल्टीप्लाई करते जाइए तो 7 7 जा 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35, 8 2 जा 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30, और सिंपली इसको ऐड करना है तो ये कैंसल और ये कितना हो जाएगा 65p। क्लियर, जैसे 9 6 15 और फिर 4 1 5 on 6, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 65। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया p इज इक्वल टू 1। अब जैसे p इज इक्वल टू 1 आ गया, हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 7 इंटू 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर 2q को मैं इधर ले जाता हूं, जो कि लिख रहा हूं इधर, तो 7 माइनस 5 फिर से 2, तो यहां से q भी वैल्यू आ गया 1। इस तरह से p का भी वैल्यू 1 और q का भी वैल्यु 1। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर डालेंगे और यहां से x एंड y का वैल्यू आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, नाउ 1/x इज इक्वल टू, सिंपली है हमारा q, तो यहां से q 1 है तो सीधे 1 डाल देते हैं, और यहां तो बात बराबर है, 1/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1/y इज इक्वल टू कितना, p है, और p का वैल्यू 1, तो यहां पर भी 1/1 लिख दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहां पर भी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा एक आपको कंसेप्ट याद रखना है कि हम सब्स्टिट्यूट तभी कर पाते हैं जब तक कोई सेम फॉर्मेट दोनों ही इक्वेशन में दे। यहां पर अगर हम डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम यहां पर क्वेश्चन गलत कर पाएंगे, या हो सकता है कि यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उसको सिंप्लीफाई किया, फिर एक सिंपल फॉर्मेट में लाकर मैंने देखा क्या सेम फॉर्मेट यहाँ आ रहा है, तो मैंने देखा कि यस, अब मैं इसको 1/x दोनों में है, 1/y दोनों इक्वेशन में आ गया। अब इसके जगह पर हम कोई लीनियर यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था वो सब्स्टिट्यूट करके और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी इस तरह से हम चलते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू XY, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इंटू XY। अब ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें है क्या, ये XY नीचे होना चाहिए था, वो इधर शिफ्ट हो गया है, इधर भी ये XY नीचे होना चाहिए था, इधर शिफ्ट हो गया है। तो करना क्या है, या तो XY को इधर आप शिफ्ट कर लीजिए, पीछे डिनोमिनेटर में लगा लीजिए, या फिर दोनों ही तरफ आप XY से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6x प्लस 3y अपॉन XY, क्योंकि मुझे उस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना है जहां मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं लीनियर वेरिएबल के अंदर, तो यहां से XY। सिमिलरली हम यहां पर भी इसको भी लिखते हैं 2x प्लस 4y अपॉन XY इज इक्वल टू 5XY अपॉन XY। हुआ क्या, ये कैंसिल, और इधर मैं x इंटू वाई दोनों ही
पार्ट को, ये जो दोनों टर्म है उसको मैं सेपरेट कर लूँगा। तो यहाँ से जैसे सेपरेट करूँगा तो ये होगा एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ से 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो जैसे कैंसिल किया तो यह बचा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और यहाँ से एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, तो ये हो गया 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, ये है। अब यहाँ से फिर से वही फॉर्मेट देखेंगे, सबसे पहले 6 को बाहर, 1 अपॉन वाई, 3 को बाहर, 1 अपॉन एक्स। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ये हमारे लिए ऑप्शनल है, तो अब इस बार हम ये पार्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिख गया कि दोनों पार्ट में अपॉन में x है और इधर भी y है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू, और जैसे हमने 1 अपॉन वाई को p और 1 अपॉन एक्स को q लिया, तो यहाँ से ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए। तो 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। आप चाहे तो इसमें से 3 कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अभी जरूरी नहीं है। अभी सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि यदि यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन लेते ही ये 2p होगा और 2p है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे लिए दोनों ही इक्वल एफर्ट लगेगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और साथ में फिर से माइनस कर दूँ, तो यहाँ से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और मुझे p को टारगेट करते हुए इसमें केवल 3 से मल्टीप्लाई करने से p का सारा पार्ट इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट्स, और फिर बाद में हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम टारगेट कर ही नहीं सकते हैं डिफरेंट साइन वाला, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, और जैसे ही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड है तो वो बाद में आएगा, फ्रॉम फर्स्ट पहले। तो ये एज इट इज 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ लिखूंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 12q और इज इक्वल टू 15, और चूंकि ये माइनस होना है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, और जैसे ये कटा इसके बाद यहाँ बचा माइनस 9q इज इक्वल टू, ये भी हमारा बचा माइनस 9। तो इस तरह से q आ गया हमारा 1। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, जैसे q का वैल्यू आ गया हम इसकी कोई वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, अब हमारे लिए ये आसान लग रहा है, छोटा सा है, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में हम डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2p प्लस 4, क्योंकि q1 है इज इक्वल टू 5, और यहाँ से हमारा p का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 2। कैसे? 4 पहले इधर जाएगा तो 5 माइनस 4 1, और फिर ये 2p में ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो q और p का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ 1 अपॉन y इज इक्वल टू, p का वैल्यू कितना 1/2 है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया y की वैल्यू 2, और 1 अपॉन x हमने माना था बाद में q, और q का वैल्यू मैंने पहले निकाल लिया था, तो यहाँ से ये 1 अपॉन 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने x एंड y का वैल्यू p और q के थ्रू हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को किस तरह से रीअरेंज करें ताकि कोई ऐसा सिमिलर पार्ट दोनों इक्वेशन में आ जाए जहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ
लीनियर वेरिएबल से। तो बस इसी चीज को आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, उसके आगे तो वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे इक्वेशन में किया था। अब चलते हैं हम लोग सेवेंथ पार्ट पर। सेवेंथ पार्ट में भी दिए हुए इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे फैक्टराइज करना है, जैसे 10 इंटू 1/x, जैसे कि पीछे हम करते आ रहे हैं, जिससे ये पता चल जाए कि हमारे पास टारगेटेड टर्म कौन सा है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो टारगेटेड टर्म है हमारा 1/x प्लस वाई, और इस तरह से दूसरा हमारा टारगेटेड टर्म है 1/x माइनस वाई। इस तरह से यहां भी देख लें कि सेम फॉर्मेट है या नहीं है। तो यहां भी दिखा कि बिल्कुल सेम है, -5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहां से मुझे समझ आ गया कि फर्स्ट टर्म ये और ये हमारा सेकेंड टर्म है। यदि हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी लीनियर टर्म में तो हम यहां से कर सकते हैं, और इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां से इसको हम डायरेक्ट p मानते हैं एंड 1/x माइनस वाई को q मानते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया वैसे हम रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, और यहां आ जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब यहां से मुझे कह रहा है सॉल्व भी करने। अब सॉल्व तभी होगा जब मुझे पी एन क्यू का वैल्यू निकलेगा इससे, क्योंकि पी एन क्यू का वैल्यू निकाल के फिर से हम यहां डालेंगे, यहां से फिर से इक्वेशन फॉर्म होगा और फिर वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो भी करेंगे वो लगाकर एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर यही चीज है कि जब मुझे q का वैल्यू निकालना है और p का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए मुझे किसी एक टर्म को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट करने के लिए टारगेटेड टर्म मुझे दिख गया क्योंकि साइन यहां डिफरेंट है। अब मुझे एक बात समझ आ गया, अगर ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को इधर कर दूं, तो इस तरह से जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो q वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो हम सिंपली यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जैसे ऐड करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई भी साथ साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 30p माइनस 10q इज इक्वल टू -4। करना क्या है, सिंपली ऐड ही करना है, तो साइन तो चेंज होना नहीं। तो इस तरह से ये कट गया। अब यहां से ये ऐड करेंगे तो 80p इज इक्वल टू यहां से 16, और यहां से p की वैल्यू आ जाएगा 16 5 जा, तो ये हो गया 1/5। तो p की वैल्यू आ गया। अब p की वैल्यू हम सेकेंड में डालेंगे, कहेगा सेकेंड में क्यों, आप फर्स्ट में डाल लीजिए, बट मुझे थोड़ा सा छोटा डेटा लगा इसमें, तो मैं सिंप्लीफाइड इक्वेशन खोजता रहता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो। तो यहां से हम करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, और p की वैल्यू जैसे हमने यहां डाला तो ये दिया 15 इंटू 1/5 माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब यहां से ये 5 3 जा 15 माइनस आ जाएगा, तो -5q इज इक्वल टू माइनस, तो यहां से q इज इक्वल टू 1। तो q का भी वैल्यू आ गया और p का भी वैल्यू आ गया। अब ये दोनों ही वैल्यूज को हम यहां पर बारी बारी से रिप्लेस करके और एक नया इक्वेशन फॉर्म करें, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन तो है नहीं। पीछे क्वेश्चन में तो कहीं पर नॉर्मली x था या बहुत ज्यादा से ज्यादा x-1 और x-2 या +2 था। यहां पर p के साथ भी x प्लस वाई है और q के साथ भी x-y है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू डालेंगे। तो यहां डालेंगे नाउ 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p है, अब p का वैल्यू 1/5, तो यहां से दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। और दूसरा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q, और q का वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और यहां पर अब फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा देते, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी y डिफरेंट साइन के साथ है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो यहां से x इज इक्वल टू 3, तो यहां से x की वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू
आप इन्हीं दोनों में से किसी एक में डाल दीजिए। तो मैं सेकेंड में डालूंगा, तो यहां से आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो यहां से देखिए y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। तो थोड़ा सा अलग था बट बहुत ही सिंपल था। अगर आप पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपका हाथ नहीं रुकने वाला। अब चलते हैं 8th नंबर पर। 8th पार्ट में दिए हुए इक्वेशंस को अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिख जाएगा ये वाला पार्ट एकदम बिल्कुल एज इट इज है और सेकेंड वाला पार्ट भी एज इट इज है, केवल इसके नीचे ये 2 एक्स्ट्रा है। तो यदि हम डायरेक्ट 1/3x प्लस वाई को अगर हम किसी लीनियर टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डायरेक्ट ये रिड्यूस हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे इस क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट लिखते हैं लेट 1/3x प्लस वाई को p लिख लेंगे एंड 1/3x माइनस वाई, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि अगर इसी को हम q लिखने से ये पूरा का पूरा इक्वेशन लीनियर पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक, अब यहां पर देखिए जैसे हम डालेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q, कितना सिंपल हो गया 3/4 इक्वेशन 1, और यही यहां डालेंगे तो ये हो जाएगा p अपॉन, क्योंकि ये पूरा p है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 2, हमने इसको नहीं माना है तो इसको याद रखिएगा 2 हमेशा नीचे ही रहेगा, बस यहीं पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और यहां पर q अपॉन फिर से ये 2, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन केवल इस वाले पार्ट का है, इस वाले पार्ट के बदले हमने q लिखा है तो नीचे 2 रह गया, इधर भी इसका सब्स्टिट्यूशन डाला है तो p, और इस तरह से यहाँ -1/8। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ p माइनस क्यू, और एलसीएम से 2 हो जाएगा, 2 नीचे से कट जाएगा तो -1/4। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ भी किसी भी टर्म को इक्वल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये q देखते हैं डिफरेंट साइन के साथ पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है। तो हम सिंपली यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और जैसे ऐड करेंगे तो यहां फिर से एक बार दोबारा लिख देते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 और p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4, और यहां से ऐड करेंगे तो ये कैंसल, 2p इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 4 और ये 3 माइनस 1 2, तो यहां से क्या करेंगे 2 वैसे भी कट जाएगा तो p इज इक्वल टू 1/4, और p की वैल्यू आप किसी में भी डाल दीजिए। तो अगर p की वैल्यू हम, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था अभी भी, तो अगर फर्स्ट में डालते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। तो यहां से जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये q इज इक्वल टू 3/4 माइनस दिस तो 2/4, तो ये हो गया 1/2। इस तरह से हमारा q का भी वैल्यू आ गया। तो p एंड q का वैल्यू आते ही हम फिर से एक बार क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम पुट कर देंगे, यहां से मेरा एक अलग से इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं नाउ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p है, और p हमारा वैल्यू आया है 1/4, और यहां से इस तरह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इस तरह से आ गया दूसरा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q है हमारा 1/2, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन में मुझे 2 टाइम्स एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ रहा है। एक तो जहां हमने अपने तरफ से कोई लीनियर टर्म सब्स्टिट्यूट किया था, वहां से ये हमने रिड्यूस कर दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, फिर यहां से p और q का वैल्यू आते ही फिर से हम दोबारा किया, और यहां से अब फाइनल हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, जहां पर हम फिर से ऐड करते हैं तो ये कट गया, तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 1, और फिर से x की वैल्यू किसी एक में डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना 4 माइनस 3, तो ये 1। तो इस तरह से हमने देखिए x का भी वैल्यू निकाल लिया, y का भी वैल्यू निकाल लिया। तो फर्स्ट पार्ट के जितने भी 8 के 8 पार्ट्स थे सबको हमने सबसे पहले रिड्यूस किया और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड ही लगाकर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक ही मेथड इसीलिए लगाया क्योंकि
एक ही मेथड को बार बार करने से आपको कम से कम एक मेथड तो अच्छी तरह से आ ही जाता है। इसीलिए और आप इस मेथड को करते करते आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन में भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसीलिए हम अपने टारगेट को फुलफिल करते हुए एक ही मेथड पर कॉन्सेंट्रेट किए और इस तरह से हमने एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से निकाल लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। और इसका फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Then find her speed of rowing in still water and the speed of the current. अब इस पूरे सिचुएशन को अगर मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्मुलेट करना हो तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप 2 मिनट में एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई बोट अगर हम स्ट्रीम के ऊपर अगर प्लेस करते तो बोट का एक्चुअल स्पीड होता है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का एक्चुअल स्पीड होता है y किलोमीटर पर आवर। और यहां पर दो सिचुएशन क्रिएट होता है। यदि बोट स्पीड के डायरेक्शन में ही अगर मूव करे तो इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। और इस सिचुएशन में डाउन स्ट्रीम रिजल्टिंग स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। बहुत अच्छे से याद रखिए कि जब बोट अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही मूव करे, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में अगर बोट मूव करे तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है और उसका रिजल्टिंग स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लेकिन यदि बोट स्ट्रीम के अपोजिट मूव करे तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम और उस केस में ये हो जाएगा जितना स्पीड है बोट का एक्चुअल में स्टिल वाटर में उसमें से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम। अभी जैसे दोनों आपको समझ में आ गया वैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो हम दोनों ही डेटा को सपोज कर लेते हैं। हम जैसे यहां पर समझाए हैं एक्चुअल में हम ऐसे समझाएंगे यहां पर भी। तो लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों हम इसके अकॉर्डिंग ही सपोज किए हैं। अब देखिए सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड तो ये हो जाएगा यहां देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हमने यहां नहीं लिखा है बट समझ जाइए आप। अब अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा ये हो जाएगा x माइनस वाई क्योंकि एक्चुअल स्पीड ऋतु का कितना है x और हम उस स्ट्रीम के अपोजिट तभी हमने अप स्ट्रीम लिखा है तो इसके केस में ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आ जाइए कि 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है ऋतु। अब इसके लिए एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बट यहां डिस्टेंस का डेटा दे रखा है तो हम डिस्टेंस के थ्रू हम यहां से सिचुएशन निकाल लेते हैं। तो देखिए केस 1 में कह रहा है कि ऋतु 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में लेकिन डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड हमारा कितना है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 20 ये हो गया पहला। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 यहां से कैंसल तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और कह रहा है कि अप स्ट्रीम में तो कितने फिर से वही 2 आवर्स में तो अप स्ट्रीम यहां से करेंगे केस 2
तो ये केस 1, ये केस 2, तो ये हो गया x माइनस वाई। दिस इज द स्पीड ऑफ द अपर स्ट्रीम इनटू 2, ये टाइम है हमारा, और उस कितने जगह गया है, तो ये गया 4, तो यहां से जब कैंसिल करेंगे तो ये 2, तो फाइनल यहां से आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यह हमारा सिचुएशन एकदम बिल्कुल फुल एंड फाइनल यहां पर बन चुका है। हमने फॉर्मुलेट कर दिया जो कि यहां पर लिखा था कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर आपको बनाना है, और फिर यहां से हम जैसे डिफरेंट साइन दिखा मैं कैंसिल कर दूंगा, और यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से कितना आ गया, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और ये x हमने किसको माना है, x माना है ऋतु के स्टिल वाटर में जितना स्पीड है, तो ये तो निकल गया ऋतु की स्पीड। अब इस x की वैल्यू आप किसी एक में डाल दीजिए, तो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x है 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से स्पीड ऑफ द करंट कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा जरा सा कंसेप्ट क्या हमने लगाया, और एक हमने ये फॉर्मूला लगाया, और डायरेक्ट हमने ये दोनों सिचुएशन केस 1 और केस 2 डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का लगाकर इक्वेशन जैसे फॉर्म किया, कितना सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, और वहां से एक्स एंड वाई का बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. अब इस पूरे क्वेश्चन में दो अलग अलग कंडीशंस हैं, और उन दोनों ही कंडीशंस को फॉर्मुलेट कर पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन इससे पहले मुझे वन डे वर्क का कंसेप्ट समझना बेहद ही जरूरी है। अब चलिए उसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कोई एक मैन एक काम को 3 डेज में पूरा कर लेता है, तो उस काम को वो मैन एक दिन में कितना करता है, तो सिंपल सी बात है, पूरे काम करने में 3 दिन लगाता है, तो एक दिन में वो उसका 1/3 काम करेगा, दैट मीन्स 1/3 करेगा। ठीक, अब देखिए उल्टा सोचिए, यदि किसी भी आदमी का एक दिन का काम पता चल जाए कि कितना कर लेता है, ठीक, तो हम 2 दिन का भी निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, और 3 दिन का भी निकाल सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। अब इसी में देख लीजिए 1 डे में कितना काम किया, 1/3, 2 डेज में 2/3, और 3 डेज में 3/3, तो इसका मतलब 3/3 पूरा होल वर्क हो गया। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे, और देखिए क्वेश्चन में आपको निकालना भी है कि 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क, मतलब कितना टाइम लिखा है, टाइम टेकन बाय दिस, और फिर पूछ रहा है कि 1 मैन भी कितने दिन में अलोन काम पूरा करता है। बस इतना ही समझना है। अब इस पूरे डेटा को हम यहां से स्टार्टिंग से लिखते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन टू complete the work is equal to x days, and time taken by one man to complete the work is equal to y days। अब जैसे मैंने इन दोनों को सपोज कर लिया कि 1 मैन अलोन कितने दिन में करते हैं, 1 वुमेन लिख दिया, 1 वुमेन पूरे के पूरे काम को करने में कितना टाइम लगाती है, x डेज, और इस तरह से 1 मैन कितना टाइम लगाते हैं, y डेज। अब अगर मैं उसका 1 डे वर्क निकाल लूं तो लिखते हैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमन कितना, अब यह भी समझाया था 1/3 वाला कंसेप्ट, तो यहां से आ जाएगा 1/x। इसी तरह से 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन इज इक्वल टू 1/y। तो जैसे हमने 1 डे निकाल लिया, अब देखिए इस पूरे का हम अलग अलग केसेस में डालते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला पार्ट उठाते हैं।
अब 1 डे वर्क आ गया मुझे कि 1 मैन एक दिन में, 1 वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है। तो इसका मतलब 2 वुमेन कितना काम करेंगी, तो ये लिखेंगे 2/x, क्योंकि मैं जैसे जैसे डेज बढ़ाता जा रहा था, या फिर इसी तरह का पर्सन अगर आते आ जाएगा तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और साथ में उसी दिन उसी के साथ 5 मैन भी, तो मैन तो अपने हिसाब से काम करेगा y। इस तरह से कह रहा है कि जब दोनों इस तरह से काम करेंगे तो पूरे काम को कंप्लीट होने में 4 डेज लग जाता है। 4 डेज का मतलब क्या कि वो एक दिन का ये सारा का सारा काम है, तो 4 डेज का भी एक दिन का हिस्सा निकालिए, तो ये 1 डे में कितना, इतना हिस्सा काम हो जाएगा। इन सभी के द्वारा एक दिन में उस काम का 1/4 हो जाएगा, इस तरह से लिख दिया। दूसरा आगे आ जाइए, कह रहे 5 मैन, ठीक, तो यहां से दूसरा क्या है, आगे आ जाइए, 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो 3 वुमेन एंड 6 मैन जब काम करता है तो उस काम का वो टोटल 3 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों 1 डे वर्क है, तो ये भी हमने 1 डे वर्क लिख लिया। अब यहां पर मुझे रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि सिंपली बोल रहा है ये कि पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करने और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लेने। अगर वो बोलता कि उसको सबसे पहले क्या करो, रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब हम इसको कन्वर्ट करते 1/x को p और 1/y को q। बट यहां जरूरी नहीं है, अगर आप करते हैं तो आप अपना टाइम खराब करेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस अभी डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डालिए, ये देखिए मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगर 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और इस 3 को इधर कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये पूरा कट जाएगा। तो हम क्यों ना हम इसके आगे ही लिख दें, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3। बस हो गया हमारा काम। यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि इस बार माइनस करना तो मजबूरी है, क्योंकि साइन सेम है, तो ये कट गया। अब ये जब दोनों माइनस होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 15 - 12, तो ये हो गया कितना 3/y, और इज इक्वल टू जब इसको करेंगे तो नीचे हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये 3 3 जा 9 - 8, तो सीधे 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दिया y इज इक्वल टू 36 डेज। तो यहां तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा, और मेरा डेटा भी आ गया कि y किसका था। यहां देखिए y हमारा काम इसका माना हुआ था कि 1 मैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, तो आ गया हमारा मैन का। अब हम चलते हैं वुमेन के लिए, तो इस पूरे वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो ट्राई करता हूं मैं, यहां डालता हूं फर्स्ट में, तो डालिए, क्या देखेंगे, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो जैसे डालेंगे तो ये होगा 2/x प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। अब यहां से अगर मैं 2/x निकालूं तो ये देखिए, यहां या तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना दे देगा, यहां जब ये इधर जाएगा एलसीएम लेंगे तो कितना, या एक बार आप लिख ही लीजिए इसको, 1/4 माइनस 5/36। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 9 - 5, तो ये हो गया कितना 4/36, तो ये हो गया 9 4 जा 36। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 2 जा 18, तो ये हो गया 18 डेज। तो इस तरह से 1 वुमन अलोन पूरे के पूरे काम को 18 डेज में कंप्लीट कर देंगी, और 1 मैन अलोन उसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन थर्ड सेज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. If she travels 60 km by train and remaining by bus, if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अब इस पूरे क्वेश्चन में दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, उन दोनों ही सिचुएशन से आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर्मुलेट करना है, फिर इससे जो वेरिएबल हम सपोज किए रहेंगे उसका सॉल्यूशन निकालना है।
अब इसको कैसे करेंगे वो आपको आखिरी वाले पार्ट से पता चल जाएगा। लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। दैट मीन्स कि एक होल डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है, उस 300 किलोमीटर को दो अलग अलग केसेस में ट्रेवल किया गया है और उन दोनों अलग अलग कंडीशंस में टाइम का भी आपको दे दिया गया है आइडिया कि फर्स्ट केस में कितना लग रहा है और सेकेंड केस में कितना लग रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम एक पूरा ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस अगर सपोज कर ले तो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में क्या क्या कहता है हम यहां से आपको निकाल के दिखाएंगे। और इससे भी बड़ी बात कि इस पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको समझना है। यहां तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां 300 किलोमीटर और यहां पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए तो यहां सपोज करते हैं हम लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन में है कि ट्रेन से 60 किलोमीटर जाते हैं तो ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन x और बचा हुआ बस ये अपने आप आपको निकालना पड़ेगा। 240 किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो केवल आपको जो टोटल डिस्टेंस यहाँ है उसमें से माइनस करके आपको बस के लिए बचाना है और इज इक्वल टू 4 आवर्स। अब ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई और हमने कर भी लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहे हैं, यदि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन तो ऑफकोर्स 100 कवर कर लिया तो 300 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर बचा तो ये यहां पर 200 किलोमीटर। और इस बार कह रहा है कि जितना टाइम लगा था वो लिख दिया, उससे 10 मिनट्स लॉन्गर लगा है। बट ये तो मिनट में दे रखा है, हमने तो अभी तक पूरा पूरा आर में कर रखा तो कोई बात नहीं है। मिनट को जब 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आर में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम 10/60 से डिवाइड करके और ये से 0 0 कट जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 25/6। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे पास दो अलग अलग कंडीशंस आ गए। अब एक काम करते हैं, ये इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा एग्जैक्ट ऐसे लिखूंगा और इसको ट्राई करूंगा मैं कि 25 से पूरा का पूरा कम करके और फिर उसके बाद लिखूं ऊपर से कैंसिल करके। तो 25 से कटेगा तो 25 4 जा अपॉन x अब प्लस 8 जा, क्योंकि 200 है तो ऊपर से ये 25 गायब हो गया, नीचे अभी भी 6 है ही तो 1/6। अब करना क्या है, इन दोनों को मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y के वैल्यू निकालना है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया है, आप इसका भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके जैसा इक्वल हो जाएगा और फिर उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जैसे हम इसके इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या होगा 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 4 जा 60/x प्लस और यहाँ से करेंगे तो 120/y इज इक्वल टू और 15/6 अभी रहने दीजिए, बाद में ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 तो 5/2। यहाँ पर मैं माइनस करूँगा और माइनस करने के बाद सबका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसल आउट। और अब यहाँ से जब माइनस करूँगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम तो 240 माइनस 120 स्टिल 120y और इज इक्वल टू जब इसको माइनस करूँगा 4 माइनस 5/2। अब यहाँ पर डायरेक्ट 120/y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 तो 3/2। अब यहाँ से देखिए मैं कैंसिल कर दीजिए तो 4
और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारा y, और y माना था हमने बस की स्पीड। अब ये y की वैल्यू आप किसी एक सिंपल इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि सेकेंड इक्वेशन में डालूंगा। तो देखिए, पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। बस हमारा काम हो गया यहीं पर। अब यहां से जैसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहां से ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 10, और ये हो गया 60, और ऊपर कितना 10 माइनस 6 4। अब ये 4 कट गया तो फाइनली आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा ट्रेन का स्पीड भी आ गया और बस का स्पीड भी आ गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के सभी ग्रुप में इतना शेयर करें कि ये सभी जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।